Hello students, we have studied animal kingdom in the last classes. So today we will start unit 5 human physiology. In human physiology chapter first is digestive system. अब आप लोग ये मत सोचना कि मैंने चैप्टर फर्स्ट बोला, बट आपके एनसीईआरटी में तो चैप्टर 16 ही है. बट अकॉर्डिंग टू अपन देख रहे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर अपना या टॉपिक कह सकते हैं अपन उसको, फर्स्ट कौन सा आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हाट इज़ द डाइजेशन, या अपन देखें कि डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. तो डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन. इट मीन्स मैंने क्या बोला यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट हो रहा है फूड किस में, कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल कंपाउंड में या सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना. इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन. अब अपन ने जैसे मैंने कहा कि सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है या सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है. तो जो भी हम ईट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें सभी को मालूम है, C6H12O6 होता है. और जैसे ही वी इनटेक द फूड वैसे ही ये फूड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इट मीन्स जो भी अपन फूड इनटेक कर रहे हैं उनके जो मेजर कंपोनेंट हैं, अपन जो भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और जैसे ही फूड माउथ में एंटर करता है टंग एंड टीथ अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग एंड टीथ? The teeth masticate the food along with the help of tongue. मतलब जो टीथ है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहा है किसकी हेल्प से? टंग की हेल्प से. इट मीन्स वो फूड को मैस्टिकेट करने लगता है. एंड द सलाइवा इज मिक्सड अप इन द फूड थॉरोली. और जो सलाइवा है वो फूड में मिक्स होने लगता है. हियर वी विल टॉक अबाउट टीथ. अब मैंने टीथ बोला तो अपना जो टीथ का फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं. डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ. ओके. सो डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ अपना होता है 2 1 2 3 2 1 2 3. इट मीन्स जो ये अपनी ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी कैसे होती है? जिसमें टीथ का अरेंजमेंट होता है, ये टीथ का अरेंजमेंट होता है, ये बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको ओरल कैविटी. ठीक है ना, जो अपना माउथ है. अब इसमें जो अब मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है 2 1 2 3, तो इट मीन्स 2 1 2 3. ओके. ये अरेंजमेंट हो गया अपना. इट मीन्स इसमें क्या है? 2 इसमें क्या होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं. 1 कैनाइन होता है. फिर 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 कैसे होते हैं? मोलर होते हैं. मतलब इसमें जो डेंटल फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है, इसमें जो ये इस टाइप के टीथ हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? इंसाइजर. और जो मैंने बीच में एक ये जो पॉइंटेड बनाया है ना टीथ, इसको बोलते हैं अपन कैनाइन. और जो 2 फिर से मैंने ऐसे बनाए हैं इनको बोलते हैं अपन क्या? प्रीमोलर. एंड जो 3 जो अपने हैं यहाँ पर टीथ, इनको बोलते हैं अपन मोलर. तो ये हो गया अपना डेंटल फॉर्मूला. इट मीन्स इसमें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर. ओके. देन हमारे माउथ में टीथ का जो अरेंजमेंट होता है एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सॉकेट मीन्स इस तरह का एक मतलब स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बोलते हैं सॉकेट. इस सॉकेट के अंदर मतलब जो अपने जॉ होती है ना, एक तरह से अपन कहते हैं, इसके अंदर टीथ का जो अरेंजमेंट होता है या इसके अंदर, इस सॉकेट के अंदर टीथ प्रेजेंट होता है. इस तरह के अटैचमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिकोडोंट अटैचमेंट. ओके. बिकॉज हमारी लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं. फर्स्ट सेट इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ. ओके. तो जो और इसको अपन क्या बोलेंगे फिर? इट इज़ नॉन एज डाइफायोडोंट.
किसको बोलेंगे कि अपने मैंने अभी आपको बोला कि हमारी लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं टीथ। फर्स्ट टाइम कब आते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, जो छोटे बच्चों के होते हैं, अपन कहते हैं ना दूध के दांत टूट जाते हैं, है ना। एंड सेकंड इज परमानेंट टीथ, जो अपने जो मिल्क के टीथ होते हैं उनके टूटने के बाद जो टीथ आते हैं वो कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। सो अपन इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इट इज़ नॉन एज डाइफायोडोंट। ओके, नाउ वी आर बैक ऑन सेलाइवरी ग्लैंड। अब अपन अपने सेलाइवरी ग्लैंड पर वापस आ जाते हैं। तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये मैंने 3 सेलाइवरी ग्लैंड यहाँ मेंशन की हुई हैं। इनके नेम अलग अलग मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना। सेकंड इज सब मैंडिबल ग्लैंड, या जिसको अपन सब मैक्सिला भी बोलते हैं, ये लोअर जो में प्रेजेंट होती है। एंड थर्ड इज सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। ये अरेंजमेंट भी आप देख लीजिए, ये बिलो द टंग प्रेजेंट है, ये जो के नीचे प्रेजेंट होती है। और तीसरी अपन ने पढ़ी ली है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। मतलब इस तरह से अपनी जो सेलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 टाइप्स की होती हैं। ओके, इन सलाइवा जो कंटेंट्स होते हैं सलाइवा के, वो कौन कौन से होते हैं, इन सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। तो उस सलाइवा के कंटेंट्स हैं वाटर, म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट या आयंस एंड लाइसोजाइम। सो वाटर क्या करता है, वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड्स मीडियम प्रोवाइड करने के लिए फॉर एंजाइमेटिक। ओके, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर। म्यूकस क्या करता है, एडहेयर, मतलब कि फूड, मतलब जैसे अपना फूड इंटेक करते हैं ना अपन, तो सलाइवा मिक्स होता है, तो उसमें जो म्यूकस होता है वो उस फूड को स्मूथ बना देता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मीन्स जो आयंस होते हैं, इनका फंक्शन होता है क्या, ये पीएच को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स जो सलाइवा का पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8। ओके, और जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम किसकी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अपना क्या, कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है ये स्टार्च को सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स जो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इट मीन्स क्या होता है कि डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन तो यहीं हो गया, सिंपल फॉर्म में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, है ना। म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द, किसको कर देता है, मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स टू फॉर्म बोलस। मतलब जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेटिंग में, एडहेरिंग में हेल्प करता है, जिससे कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो किस में फॉर्म हो जाते हैं, बोलस, मतलब जो एक बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या कहना चाहिए, कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि उसको जो स्वेलो करने में हेल्प मिल जाती है। इट इज़ कन्वेड थ्रू द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस इन द स्टमक। मतलब अब ये बोलस लाइक स्ट्रक्चर, जो फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये यहाँ मैंने सब मेंशन कर रखे हैं, ये फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, इसके थ्रू ये बोलस लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, फूड होता है, ये क्या हो जाती है, यहाँ से ये इसके थ्रू मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। फेरिंग्स में आता है पहले, फिर ईसोफेगस में आता है, और फिर यहाँ से ये स्टमक में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है, अपन ले लेते हैं इसमें कि जो फूड होता है ये फूड पाइप के थ्रू या ईसोफेगस के थ्रू, इसमें जब सब मसल्स प्रेजेंट होती है, मतलब जब ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करता है ना, तो जैसे ही ये ईसोफेगस पर पहुंचता है तो जो ईसोफेगस की सब मसल्स होती हैं इनमें रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट होने से ये क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मतलब उसको अपन रिदमिक मूवमेंट बोलते हैं। और इस मूवमेंट को अपन कहते क्या है मसल्स के, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या कई जगह आपको मिल जाएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये कौन सी मसल्स होती हैं, ईसोफेगस की मसल्स होती हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से उस अपन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे फूड को आगे बढ़ने में हेल्प मिल जाती है। ओके, तो नाउ अब अपन आते हैं स्टमक पर। अब फूड अपना ईसोफेगस से स्टमक पर आ गया,
तो स्टमक में 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? म्यूकस सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पेप्सिन सेल्स जो कि पेप्सिनोजन एंजाइम को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब मैंने यहाँ पर बोला पेप्सिनोजेन, जेन मीन्स जिस भी एंजाइम के साथ जब जेन जुड़ रहा है बर्ड, उस टाइम पर वो कैसी स्टेज में होता है? इनएक्टिव स्टेज में होता है या इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब भी जेन जुड़ा होता है किसी भी एंजाइम के नेम में। ओके, तो स्टमक में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए यही पेप्सिनोजन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, बट यहाँ ये कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, अब आती है इसकी थर्ड सेल, पेराइटल सेल। जो पेराइटल सेल होती है वो कैसी होती है? इसमें मतलब उसका फंक्शन क्या होता है? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब एक डायग्राम मैंने यहाँ पर स्टमक का इसलिए अलग से बनाया है क्योंकि जो स्टमक है इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट पार्ट्स है फंडस, सेकंड कार्डियक, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ पाइलोरिक। तो जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है तो यहाँ से ये फर्स्ट इसमें एक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ से इंस्फिंक्टर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ से ये अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है तो सबसे पहले ये फंडस में एंटर करता है और फंडस में ये 4 से 5 आवर स्टोर हो जाता है। देन प्रेजेंस ऑफ HCl, स्टमक में जो pH मीडियम होता है वो 1.8 होता है, मतलब किसकी वजह से होता है? HCl की प्रेजेंस की वजह से। अब जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको बोला मैंने? स्टमक को। ओके, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें इसका प्रोडक्शन होता है या कह सकते हैं अपन ये इसको प्रोड्यूस करता है। अब इसमें और भी बहुत सारे जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूस को। जब गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से जूसेस एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे या कंटेंट होंगे? अपन ऐसे कह सकते हैं पेप्सिनोजन, HCl, इसके साथ एक लाइपेज एंजाइम का भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना अब कि जैसे ही फूड स्टमक में आता है और फूड के कांटेक्ट में HCl, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंजाइम आएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये पेप्सिनोजेन एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ मैंने आपको उस टाइम पर बोली थी कि जो पेप्सिनोजेन लगा हुआ है इसका मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में है और जब वो कन्वर्ट हो गया तो उसका नेम क्या हो गया? पेप्सिन, है ना। और ये किसके कांटेक्ट में आने से कन्वर्ट होता है? HCl के कांटेक्ट में आने से ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस पेप्सिन का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या पेप्टॉन्स में ब्रेक डाउन कर देता है या कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है या कन्वर्जन है अपन ऐसे कह सकते हैं वो स्टमक के अंदर होता है। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस में क्या होता है? इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं रेनिन। ये सिर्फ मतलब जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं ओनली, उनमें ही प्रेजेंट होता है रेनिन एंजाइम। और ये रेनिन एंजाइम किसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब अपन ने देखा कि जो स्टमक है ये जे शेप्ड होता है। आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए बट किसी किसी बुक में आपको सी शेप्ड भी मेंशन किया हुआ मिलेगा। कोई बात नहीं, जो आप आंसर लिखेंगे दोनों में से वो दोनों आपके सही होंगे, या तो जे शेप्ड होगा या सी शेप्ड होगा। और ये ओपन किस में होता है? अब ये ओपन होगा डिओडिनम में। ये डिओडिनम में जैसे ही अपन ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना, डिओडिनम मीन्स अब ये कहाँ आ गया? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, क्योंकि डिओडिनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और स्टमक जो है वो डिओडिनम में ही ओपन होता है। अपन ने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, है ना। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल का अपन यहाँ डायग्राम देख रहे हैं
कि जो माउथ से लेकर एनस तक पूरी फैली रहती है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है बक्कल कैविटी, ओके। और नेक्स्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अपन इसमें जितनी भी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, चाहे वो लिवर हो या पेंक्रियाज हो या कि स्टमक हो, इसको भी अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं ना, तो ये सब किस में आ जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो अपन यहाँ इसका एक अपन ने फॉर एग्जांपल इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन की कटिंग की और उसका अपन ने इस डायग्राम देखा। तो उसका अपन ने जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे इनर पार्ट मतलब कौन सा होता है, ल्यूमन बोलते हैं जिसको अपन और इसको अपन सेंट्रल कैविटी कहते हैं। मतलब ये सेंट्रल कैविटी होती है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं ल्यूमन। और अपन अंदर से बात कर रहे हैं, इनर साइड से बात कर रहे हैं कि सबसे इनसाइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोसा। एंड आफ्टर दैट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन सब म्यूकोसा। और थर्ड लेयर जो होती है उसको बोलते हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है ना, तो थर्ड लेयर जो होती है उसको बोलते हैं अपन मस्कुलरिस, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। ऐसा भी कह सकते हैं अपन इसको लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर 2 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं सिरोसा, ठीक है ना। तो जो सिरोसा होती है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि मैंने इनसाइड से लेयर्स को काउंट करना शुरू किया है। ल्यूमेन, नेक्स्ट म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, ठीक है ना। अब जो अपन अब इन लेयर के 1 बाय 1 इनके फंक्शन देखते हैं। तो इसमें जो मस्कुलरिस होती है ये क्या होती है, इसकी मसल्स जो होती हैं वो मूवमेंट में हेल्प करती है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। और जो सब म्यूकोसा होती है इसमें वो मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स में, ठीक है ना। अपन ड्यूरोडनम में देखते हैं ना, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो इसका ही मॉडिफिकेशन होता है। और थर्ड अपने पास आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा कि जैसे कि मतलब इसमें एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे ही स्टमक में भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं रूगे, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और इस मतलब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को स्टमक में तो अपन रूगे बोलते हैं, एंड जब अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी बात करेंगे तब इसको बोलते हैं अपन बिलाई, ओके। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टमक। सो वेयर फूड इज मिक्सड विद HCl, जैसे ही स्टमक में फूड HCl के साथ मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स। जैसे अपन ने ईसोफेगस में पढ़ा था कि जैसे ही फेरिंग्स से ईसोफेगस में फूड एंटर करता है तो जो इसकी मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ऐसे ही जैसे ही स्टमक में फूड एंटर करता है और HCl के साथ मिक्सड होता है तो क्या होता है, इसकी जो मसल्स होती हैं किसकी, स्टमक की, उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को या प्रोसेस को अपन या मूवमेंट को कह सकते हैं, अपन बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ चर्निंग मूवमेंट, जैसे ही फूड म्यूकस और किसके साथ, अदर सब्सटेंसेस के साथ, अपने को पता है कि स्टमक में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो फूड में मिक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, HCl के साथ मिक्स हो जाता है, देन अपन इसको बोलते हैं उस टाइम पर चाइम। नाउ और कौन कौन सी लेयर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि मतलब फूड इंटेस्टाइन में जाएगा इसके बाद, ठीक है। अपन ने बात कर ली कि स्टमक में ये HCl के साथ मिक्स हो गया और भी इसमें जो गैस्ट्रिक जूसेस थे वो भी इसमें मिक्स हो गए, ठीक है। अब अपन आते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये यहाँ पर इसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है, किसमें, स्टमक में। अब आता है ये यहाँ डिओडिनम में। तो जैसे ही डिओडिनम में स्टार्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहना चाहिए सबसे पहले तो अपने को कि नाउ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में एंटर करेगा। नाउ लुक एट द डायग्राम। ये हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है ये क्या है, इलियम। ये भी किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट इज जेजुनम। ये जो मैंने यहाँ दिया हुआ है इट मीन्स क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कौन कौन से, डिओडिनम, इलियम एंड जेजुनम। जेजुनम इसका थर्ड पार्ट होता है जो कि ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। अब इसमें अपन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है
कोलोन, और ये डिवाइड होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। तो अपन कैसे बोलेंगे इनको असेंडिंग? इट मीन्स ये ऊपर की साइड जा रहा है असेंडिंग, ट्रांसवर्स आड़ा दिख रहा है अपने को तो ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग ये नीचे की साइड आ रही है क्योंकि फूड यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ देखो आप, मैंने ऊपर जाने के लिए क्यों बोला? आप कहोगे मैम आप इसको नीचे से भी बना सकते थे, नहीं, ये जो लास्ट पार्ट है जेजुनम वो ओपन हो रहा है कोलोन में यहाँ से, तो फूड कैसा जाएगा? यहाँ से जाएगा ना, फूड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, और ये डायरेक्शन फिर यहाँ पर जाकर ऐसा हो जाएगा, तो इसको अपन बोल देते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाता है अपना यहाँ से नीचे, क्यों? रेक्टम तो यहाँ पर है, फूड तो यहाँ जाएगा डाइजेस्ट होकर, तो अपन इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग। इसीलिए अपन कोलोन को बोलते हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और रेक्टम और एनस इसके लास्ट पार्ट होते हैं। अब हियर ये एक और स्ट्रक्चर इसमें होती है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये आपको यहाँ दिख रही होगी बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना। अब डिओडिनम पर अपन वापस आ जाते हैं। तो डिओडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट सिक्रीशंस आते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डिओडिनम एंड जो इलियम होता है इसका हाईली कॉइल्ड पार्ट इसमें ही कंप्लीट होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ कि कौन कौन से सिक्रीशन आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मेन प्लेसेस हैं यहाँ पर। एक तो अपना लिवर है जो बॉडी का मेन पार्ट है, अपन एक तरह से कह सकते हैं अपन इसको। तो इससे क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है। दूसरा, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको मैंने मेंशन किया हुआ है पैंक्रियाज। तो ये 2 पार्ट्स हैं, मेन सिक्रीशंस इनसे ही होते हैं। तो लीवर से बाइल जूस एंड पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिवर एंड पैंक्रियाज विच आर एसेसरी ग्लैंड्स, है ना, या डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल दो। आपको लग रहा है कि मैम डाइजेस्टिव ग्लैंड की तो बात ही नहीं कर रही, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है, ठीक है ना, इनको एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिवर एंड पैंक्रियाज विच आर एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। लिवर हैज़ अ वेट अबाउट ऑफ 1 to 1.5 kg, मतलब जो ये लिवर है इसका वेट होता है ह्यूमन बींग्स में, मतलब अप्रोक्सीमल बताया है कि 1 से 1.5 किलो तक होता है, हिंदी में बोलें तो 1 to 1.5 kg। ओके, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्स को बोलते हैं अपन क्या? हिपैटिक लोब्स। इसमें जो लिवर होता है इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इन लोब्स को अपन बोलते हैं हिपैटिक लोब्स। ओके, अब इन लोब्स में क्या होता है? अब इसमें लिवर में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको अपन बोलते हैं हेपेटिक सेल्स, मतलब लिवर जिससे बना होता है। अब अपनी बॉडी पूरी सेल्स से ही तो बनी हुई है, तो लिवर की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को अपन बोलते हैं क्या? हेपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। इन सेल्स का मेन फंक्शन होता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। अब लिवर में जब बाइल जूस का सिक्रीशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सेल्स ही करेंगे उनका प्रोडक्शन। और देन ये बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है? तो इसमें अपने को एक और स्ट्रक्चर दिख रही है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं गॉल ब्लेडर, है ना। तो जो बाइल जूस इसमें प्रोडक्शन होता है लिवर में और वो स्टोर होता है किसमें जाकर? गॉल ब्लेडर में जाकर। अब एक नई चीज़ इसमें आती है कि इससे जो डक्ट निकल रही है किससे? गॉल ब्लेडर से। और लिवर से जो डक्ट निकल रही है अपन इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग देखें तो जो गॉल ब्लेडर से निकल रही है अपन उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और अब अपन यहाँ पर आए ये सिस्टिक डक्ट, और जब ये दोनों कॉमन हो जाती हैं तो इनको बोलते हैं अपन क्या? वो कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पर अपन एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं, पैंक्रियाज, है ना, ये भी एक तरह की ग्लैंड है। तो ये पैंक्रियाज से जो डक्ट निकल रही है और ये जो कॉमन बाइल डक्ट, इनको अपन पैसे, तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, बट जब ये तीनों यहाँ पर मिक्स हो जाएंगी तो इसको अपन बोलेंगे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इट मीन्स कौन कौन सी डक्ट तीनों हो गई इसमें? गॉल ब्लेडर से, लिवर से और पैंक्रियाज से जो डक्ट निकल रही हैं तीनों, इनको अपन बोलेंगे कॉमनली हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये बात हो गई अपनी। अब गॉल ब्लेडर से आने वाली डक्ट को मैंने बताया आपको सिस्टिक कहते हैं।
लिवर से आने वाली डक्ट को अपन बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, और लिवर से और गॉल ब्लैडर से जो आती हैं उनको कॉमन बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट। नाउ जब ये किससे मिल जाती है, पैंक्रियाज की डक्ट से, मतलब पैंक्रियाटिक डक्ट से, तब अपन इनको क्या कहने लगते हैं, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये तो अपनी बात हो गई। अब नाउ बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है। बाइल जूस का कंपोजिशन होता है कि इसमें सम पिगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है ना, ये मतलब ये जो पिगमेंट्स हैं ये किस में प्रेजेंट्स होते हैं, बाइल जूस में। अब बाइल जूस में देन फंक्शन क्या होता है इन पिगमेंट्स का, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इनका ये मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, किसका, इन पिगमेंट्स का। क्या फंक्शन होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मीन्स ये फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब अपन ने ये देख लिया इसमें। अब बाइल जूस में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, मतलब सब आयंस या जिनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स का या आयंस का, ये जो है इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि लिवर में HCl होता है, ठीक है ना, HCl होने से क्या होगा, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा। एंड नाउ हियर बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस दोनों किसमें, दोनों ही आएंगे यहाँ पर। अब इसमें दोनों में क्या होगा, जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बट जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एल्कलाइन या बेसिक मीडियम की नीड होती है। जो कौन प्रोवाइड करता है इनको, ये जो आयंस प्रेजेंट होते हैं किसमें, बाइल जूस में, ये उनको प्रोवाइड करते हैं। क्या, बेसिक मीडियम। इट इज़ ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कैसा होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो विच इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और पैंक्रियाज को अपन एक चीज़ और बोलते हैं, आपको 10th में भी पढ़ी होगी कि ये एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। क्यों करता है, जब ये हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा तब तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, और जब ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा तब ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करेगा। अब पैंक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो पैंक्रियाटिक जूस में मतलब कहना चाहिए लॉट ऑफ एंजाइम को कैरी करता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, मतलब इस तरह से ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लॉट ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिनको कौन करता है, सिक्रीट, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कहना चाहिए, प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसमें आता है विच आर एक्टिवेटेड, बट ये क्या होते हैं, यहाँ पर इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोला था कीमोट्रिप्सिनोजन, मैंने जेन बोला है ना, इट मीन्स क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है। ट्रिप्सिनोजेन इट मीन्स क्या है, ये भी यहाँ पर कैसा है, इनएक्टिव स्टेज में है ना। ऑल एंजाइम्स इसमें इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। विच आर एक्टिवेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, जब ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तब ये एक्टिवेट होते हैं। इसका भी अपन पढ़ेंगे। एंड फर्दर डाइजेशन जो होता है का प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट होता है, विच इज़ कौन कौन से हैं, डिओडिनम एंड इलियम। अब इसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं बिलाई, जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डक्ट्स। सो गॉल ब्लैडर एंड लिवर से जो डक्ट निकलती हैं इट इज़ कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट को अपन कॉमनली बोलते हैं क्या, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया है कि जो मतलब लिवर से और किससे, गॉल ब्लैडर से जो कॉमन डक्ट निकलती है उसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। एंड पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक डक्ट निकलती है तो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट को कॉमनली अपन बोल देते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना, इनकी अपन बात कर चुके हैं। और जो इस डक्ट को गार्ड करेगा
इधर यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, ओडी, शॉर्ट में ओडी भी कहते हैं या स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी कहते हैं इसको, जो कि इनको ग्लैंड्स को गार्ड करता है, डक्ट को सॉरी गार्ड करेगा। सो क्या कहना चाहिए, नाउ वी नो दैट कि डिओडिनम में दोनों साइड से सिक्रीशंस आती हैं। कहाँ कहाँ से आती हैं, बाइल जूस, सम पिगमेंट्स को दोनों साइड से सिक्रीशन आती हैं, अपन पढ़ चुके हैं पहले। बाइल जूस में सम पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये भी अपन बात कर चुके हैं कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो होते हैं, और इनके फंक्शन की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा अपन इसको डिटेल में नहीं लेंगे यहाँ पर। एंड ऑल्सो आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स की भी अपन उसमें बात कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एंड अदर भी हैं इसमें जो कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस जो बाइल होता है हैज़ नो एंजाइम, बाइल के पास कोई एंजाइम होता है क्या, नहीं होता, जबकि पैंक्रियाटिक जूस के पास लॉट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बट इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है डाइजेशन के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बाइल हैज़ नो एंजाइम येट इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, वाई, तो आप आंसर देंगे कि ये वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाइल जूस, और इसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं जो इनको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना, मीडियम चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अपन ने पढ़ा था इसमें। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम होती है उसमें भी सेल्फ सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है ये भी, और इसमें जो म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, ये म्यूकोसा क्या करती है, मीडियम को चेंज करने में भी हेल्प करती है या रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उससे भी लॉट ऑफ जूसेस सिक्रीट होते हैं, जैसे एंडोक्राइनेज है, सॉरी एंटेरोकाइनेज है, यहाँ पर मैंने एंटेरोकाइनेज का नाम लिया, जैसे अमीनोपेप्टाइडेज है ना, डाईपेप्टाइडेज है, लाइपेज है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं इनकी, और जो न्यूक्लियोसाइडेज हैं, इस तरह बहुत सारे जो इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो जूसेस सिक्रीट होते हैं इसको अपन बोलते हैं क्या, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस सिक्रीट होते हैं इनको अपन बोलते हैं सकस एंट्रिकस, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है ना। और एक्चुअली क्या होता है, ये एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में, इनको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है, और ये ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब देखो कितना इनमें लिंक है। आप एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या होता है, ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, देन ट्रिप्सिन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में, मतलब इनकी जो चेन बनी हुई है एंजाइम्स की, एक दूसरे को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पूरी करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ये क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल एंजाइम्स एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। न्यूक्लियोटाइडेज है, जो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं अपन इसको, ये डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करता है या डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमाइलेज है, ये शुगर माल्टोज इनको कन्वर्ट कर देता है ना। और जो माल्टेज है, मतलब जो माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, ठीक है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा लेयर होती है, ये मॉडिफिकेशन होता है इसका क्या, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है ना। अब ये सब म्यूकोसा ग्लैंड यहाँ पढ़िए ना, ये तो सभी जगह एक जैसा है पूरी लेयर्स। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सब म्यूकोसा लेयर होती है इसका मॉडिफिकेशन होता है ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये पीएच को मेंटेन करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट तक हो जाता है। और डाइजेशन जो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन ने एब्जॉर्प्शन की तो बात की नहीं, क्यों, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में
जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं बिलाई, है ना, तो ये बिलाई ही इनका फंक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसका मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, देन ब्लड के अंदर ये फूट जाएगा एंड ऑल बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि बिलाई की स्ट्रक्चर में साइड में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, इन लिम्फेटिक वेसल्स को अपन बोलते हैं लैक्टियल, ओके। एंड इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, किनके बीच में, बिलाई के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। और इसको अपन बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकम, है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, क्रिप्स ऑफ लिबरकम। अब ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। इट मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ये तो हो गई बात अपनी एब्जॉर्प्शन की। अब अपन देखेंगे कि ये जो फूड में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो भी 2 टाइप से होता है, एक्टिव डिफ्यूजन एंड पैसिव डिफ्यूजन, ओके। तो एक्टिव डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट में फूड एब्जॉर्ब होता है तो वो कैसे होता है, उसका डायरेक्शन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। एंड सम मोनोसेकेराइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हैं, सम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम या अमीनो एसिड्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू होता है, एक्टिव डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। एंड मैक्सिमम जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, शुगर हैं, इनका ट्रांसफ़र या डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस, ओके। तो ये तो अपनी बात हो गई एब्जॉर्प्शन की। अब आता है कि जो नाउ आई डिस्कस ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, फॉर एग्जांपल फैट, लिपिड्स, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी अपने लिए बहुत कंपलसरी है। तो जो वाटर में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, एग्जांपल लिपिड्स, इनमें जो मिसल के अंदर ये क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और मिसल एक क्या है, मिसल एक ग्लोब्यूल है या एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, अपन ऐसे कह सकते हैं, जिसके अंदर लिपिड्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिया यहाँ पर। अब बाय ये इनमें क्या होता है, विच इज़ फर्दर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोटेड लेयर, जो कि आगे चलकर एक और लेयर बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, ठीक है ना। ये जो काइलोमाइक्रोन होते हैं, दीज आर कैरीड बाय द लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल। इट मीन्स ये क्या करते हैं, लैक्टियल का मतलब फंक्शन है कि ये क्या होता है कि लैक्टियल इन काइलोमाइक्रोन्स जो मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिलाई में प्रेजेंट होती है को कैरी करके, इट मीन्स लैक्टियल का फंक्शन है कि ये काइलोमाइक्रोन्स को कैरी करके ले जाती है। एंड कहाँ ले जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ ले जाती है, जहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इट मीन्स बिलाई प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर ये क्या होते हैं, फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब विच आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, विच आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, एंड वहाँ से ब्लड बॉडी के ऑल बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बिलाई में की हेल्प से होता है या बिलाई में होता है, अपन ऐसा कह सकते हैं। एंड नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, अब अपन आ गए लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ओनली वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और मतलब इट मीन्स ये यहाँ पर इनकी वॉल्स पर चिपक जाते हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और रेक्टम में स्टोर हो जाता है एंड बाय एक्सक्रीशन एनस के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाता है, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली लार्ज इंटेस्टाइन की। नाउ
अब आता है अपनी कुछ जो मतलब सम डिजीज़ेज़ हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड हैं, जो सम डिसऑर्डर्स हैं, अब अपन उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे तो सभी फैमिलियर हैं इन सभी से, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, और अपन कह सकते हैं कि वॉमिटिंग है। तो डायरिया सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं डायरिया। डायरिया में फूड एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो रिड्यूस होने लगता है धीरे धीरे। जब जिस किसी भी पेशेंट को डायरिया होता है, पर्सन को डायरिया होता है, उसमें क्या होता है कि डायरिया में जो फूड का एब्जॉर्प्शन है उसकी बॉडी में वो प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। डाइजेशन की प्रोसेस जो है की जो फ्रिक्वेंसी है स्टमक में वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना। अपन ने मान लिया किस लिए हो जाती है, क्योंकि इसमें जो बाउल मूवमेंट है वो जो स्टमक में वो रिड्यूस होने लगता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सम टाइम ये एबनॉर्मलिटी आ जाती है, सो फूड का जो एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। एक बार और बता देती हूँ मैं, जो डायरिया है, डायरिया में जो फूड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, डाइजेस्टिव प्रोसेस की जो फ्रिक्वेंसी है स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में सम टाइम के लिए वो क्या हो जाती है, कभी कभी एबनॉर्मल हो जाती है। सो फूड की जो एब्जॉर्प्शन भी है वो रिड्यूस होने लगता है एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ है वो अपन लेते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अपन सब फैमिलियर हैं डिजीज़ से, क्योंकि नॉर्मली अपने देखते रहते हैं अपन इनको। जो इसमें जो कॉन्स्टिपेशन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी भी एबनॉर्मल हो जाती है, तो क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो एज अ रिजल्ट जितना भी फीकल होता है वो रेक्टम में ही रह जाता है। थर्ड नंबर आता है अपना इंडाइजेशन। जो इंडाइजेशन होता है, जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा भारी खाना खा लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले लेते हैं, या कोई एक दिन पहले का बचा हुआ जो फूड होता है वो अपन ईट कर लेते हैं, तो क्या होता है, तो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मतलब इन प्रॉपर नहीं हो पाता अपनी बॉडी में, तो कभी कभी अपने को वॉमिटिंग की फीलिंग होने लगती है। तो उसमें क्या होता है, इट मीन्स वो क्या हुआ कि अपना जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी डाइजेशन से रिलेटेड सम डिजीजेज हैं। जो अब एनसीईआरटी में सम लेटेस्ट डिजीज़ भी ऐड हुई हैं, जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड, बट ये क्या है बच्चों में ही होती हैं। जैसे क्वाशियोरकर है तो 1 to 3 ईयर के जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें ही होती है, वो ही इन्फेक्टेड होते हैं इससे, ठीक है ना। और मरासमस है तो वो तो और भी छोटे बच्चों में होती है, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं या इन्फेंट बोलते हैं अपन जिनको, इनमें इन चाइल्ड्स में ही ये डिजीज़ होती है। इसमें अब क्या होता है कि इस तरह की डिजीज़ में चाइल्ड्स में चिल्ड्रंस में क्या होता है, बोन्स में प्रॉपर कैल्शियम की क्वांटिटी नहीं होती, या और भी कोई रीज़न हो जाते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ इनमें हो जाती हैं। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली किस किस की कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना कंप्लीट हो जाता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। अपन ने उसका मैकेनिज्म भी देखा पूरा, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो भी अपन ने यहाँ पर ले लिए हैं। अब जो डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती हैं जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जॉइंटिस है, ये भी किससे रिलेटेड होती हैं, ये भी डाइजेशन से ही रिलेटेड होती हैं। तो आज अपना ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ लीव अ कमेंट in my comment box. Thank you.